हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्राणियों के अंदर कैसे पोषण होता है। पादपों में पोषण हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप वो भी वीडियो भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राणियों के अंदर, जंतुओं के अंदर किस तरह से पोषण होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट रहेगा वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोषण होता क्या है। तो पोषण जो होता है एक पोषक शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है कि एक जीवधारी अपने पर्यावरण से प्राप्त करता है पोषक, और उसका उपयोग ऊर्जा के स्रोत या फिर शारीरिक घटकों के जैव संश्लेषण के लिए करता है। यानी ये पोषक होता है। पोषक प्राप्त करना इन्वायरमेंट से, फिर उनका यूज करना ऊर्जा के फॉर्म में, और अपने शरीर का संगठन बनाने के लिए, अपने शरीर की संरचना बनाने में यूज करना, वही क्या हो जाता है, पोषण हो जाता है। तो जो पोषण है वो पोषक शब्द से मिला है, जिसका मतलब क्या रहेगा, जिसका मतलब होता है कि जो जीवधारी अपने पर्यावरण से प्राप्त करके पोषकों का उपयोग करते हैं ऊर्जा के स्रोत के रूप में, और अपना जो शारीरिक घटक होते हैं, जो शरीर बनाने में जो घटक कंपोनेंट यूज होते हैं, उनका निर्माण करने में। तो ये क्या होता है, पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है। आपको पता है अगर कोई भी काम करते हैं तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और वही ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, जो हम भोजन खाते हैं, जो पोषक तत्व हम खाते हैं, वहीं से हमें वो ऊर्जा मिलती है। अब जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। यानी मेथड उसकी अगर हम बात करें तो मेथड ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप का होता है। पहला हमारा होता है स्वपोषी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में जीव अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं कर लेता है। यानी हमने देखा था कि जितने भी हरे पादप होते हैं हमारे, नील हरे शैवाल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी इसके अंदर आते हैं, और कुछ यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इनके अंदर क्या होता है, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की हेल्प से प्रकाश की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हम देख चुके हैं। तो यानी अपना खाना वो खुद ही बना रहे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके, ग्रहण करके उनको कन्वर्ट कर लेते हैं कार्बनिक पदार्थों में, ऑर्गेनिक मटेरियल में वो उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का एक प्रमुख घटक होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी हम यूज करते हैं जो भी हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। तो एक तो होता है हमारा स्वपोषी। स्वपोषी में हमने देखा सारे जो हरे पौधे होते हैं, नील हरित शैवाल जो होते हैं, ये सब इनके अंदर आते हैं। और इस तरह का जो पोषण जिन जीवों में पाया जाता है उन जीवों को बोला जाता है ऑटोट्रोपस या फिर स्वपोषी। दूसरा होता है हमारा परपोषी। परपोषी हमने देखा था, इसके अंदर क्या होता है कि इस पोषण के अंदर जो जीव होते हैं वो अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण खुद नहीं कर सकते अपने आप। उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण जैसी कोई घटना नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि वो भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, परपोषी हो जाते हैं। ऐसे जीवों को परपोषी बोला जाता है, हेटरोट्रोपस बोला जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी हर्बीवोरियस होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, वो मांसाहारी कार्निवोरस इसके अंदर आता है, ओमनीवोरस जो सब कुछ खा सकता है। शाकाहारी क्या होते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, फ्रूट वगैरह खाते हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, दूसरे जीवों का मांस खा करके अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है हमारा सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब सर्व मतलब सब कुछ खाने वाला, यानी वो प्लांट वगैरह भी खा सकता है, फ्रूट वगैरह, और उसके साथ साथ वो मांस भी खाता है। तो ऐसे जीव को बोला जाता है सर्वाहारी, जो सब कुछ खा लेता है। तो इसके अंदर आता है मानव, मनुष्य इसके एग्जाम्पल है, ये भी हमें ध्यान रखना है। एक होता है परजीवी। परजीवी क्या होता है, जो किसी और के शरीर के ऊपर या फिर अंदर, दोनों तरह से हो सकता है, वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसको बोलते हैं परजीवी। एक होता है मर्तोप्त जीवी, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो जीव जंतु मर जाते हैं ना, मरे हुए शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव जंतु जो होते हैं उनको बोला जाता है मर्तोप्त जीवी। पृथ्वी की सफाई कर्मी के रूप में भी इनको जाना जाता है। एक होता है रुधिरहारी, जो सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी का खून चूस करके ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
तो ये होता है 2 टाइप की हमारी पोषण की विधियाँ होती है, एक स्वपोषी एक परपोषी। विषमपोषी पोषण जो होता है उसके भी प्रकार होते हैं, तो इसमें उसके 3 प्रकार होते हैं। इसमें क्या होता है, भोजन स्वयं नहीं बना सकता जो भी जीव इसके अंदर आता है। तो एक तो होता है प्राणी संपोषण, यानी जो कि प्राणियों को खा करके अपना जो भोजन है उसका पूर्ति करते हैं, एक मर्तोप जीवी जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है। एक होता है परजीवी जो जिंदा या फिर जो जिंदा हमारे जीव जंतु होते हैं उनके शरीर के बाहर या फिर अंदर रह करके उनसे अपना पोषण जो है वो प्राप्त करते हैं। तो 3 प्रकार का होता है विषम पोषी। विषम पोषी में क्या होता है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, किसी और पे डिपेंड करते हैं। तो प्राणी सम में क्या होता है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करता है और उसका पाचन शरीर के अंदर ही करता है, जैसे कि अमीबा और मानव। यानी अच्छा, इसको क्या होता है कि इसके अंदर जो भोजन का किस तरह से हम पाचन करते हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं ये टाइप। तो प्राणी सम में हम आते हैं, और जो अमीबा है ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन खाया और फिर उसका पाचन जो है वो अपने बॉडी के अंदर ही करते हैं। एक मर्तोपजीवी ये क्या करते हैं, पहले एंजाइम्स वगैरह छोड़ते हैं जो मरे सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके ऊपर, तो उनका डाइजेशन बाहर ही करके फिर ही सीधा उसको उनका अंतर ग्रहण करते हैं। तो इसके अंदर जो फफूंदी होती है हमारी, ईस्ट होता है जो कवक के अंदर आता है, मशरूम, ऐसे जीव जंतु होते हैं जो इसके अंदर आते हैं। परजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण में अपना भोजन या अन्य जीवों के शरीर के अंदर या फिर बाहर रह करके वो प्राप्त करता है, तो उन पर ही डिपेंड करता है, उन पर आश्रित रहता है। जैसे उदाहरण की बात करें, जोंक, अंबर बेल आपने सुनी होगी, और यहाँ पे लीची, फीताकर्मी जो गोलकर्मी होते हैं, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये थे हमारे पोषण की विधियाँ। अब हम बात कर लेते हैं जो जंतुओं के अंदर पोषण होता है वो किस तरह से होता है। तो जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं, ये क्या करते हैं, अन्य जंतुओं से इनको प्राप्त करते हैं, सीधे ही इनको प्राप्त करते हैं, ये बना नहीं सकते। फिर इसमें डाइजेशन में क्या होता है, इनका जो कंपाउंड मटेरियल होता है, जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में बदला जाता है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या फिर टूटना ही क्या होता है, पाचन कहलाता है। यानी जो पाचन है, डाइजेशन है, उसका मतलब क्या होता है कि जो हमने जटिल पदार्थ, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने भोजन के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है या फिर अंतःग्रहण किया, तो उसको क्या करते हैं, फिर उसको सरल पदार्थों में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है, भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट लिया, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसकी ग्लूकोज, तो उसको ब्रेक डाउन होता है, उसके लिए बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे टाइलिन, माइलेज एंजाइम, तो वो क्या करते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ग्लूकोज उसकी सिंपलेस्ट यूनिट होती है जिसको हमारा बॉडी सीधा यूज कर लेगा। तो इस ग्लूकोज को फिर हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो जितने भी हम कॉम्प्लेक्स मटेरियल हमारे भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं ना, तो उसको उसकी सिंपलेस्ट यूनिट में ब्रेक डाउन किया जाता है, उसी को डाइजेशन बोला जाता है। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर जो कॉम्प्लेक्स खाद्य पदार्थ होते हैं उनको हमारा बॉडी सीधा यूज नहीं कर सकता, इसीलिए उसका पाचन किया जाता है। पहले उसको छोटे छोटे सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डाइजेशन बोला जाता है। अब जो खाद्य अंतर्ग्रहण की अलग अलग विधियां होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं भोजन को शरीर के अंदर लेना, तो वो हर जीव में अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें मधुमक्खी या जो हमिंग बर्ड्स होता है, मरमर पक्षी, ये याद रखना सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड्स। तो पौधे का ये मकरंद चूस कर ही अपना खाद्य पदार्थ जो प्राप्त करते हैं। मानव या फिर कुछ अन्य प्राणियों की हम बात करें, जिनके जो शिशु होते हैं, तो वो क्या करते हैं, माँ का दूध पीकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अजगर है, अजगर जो सांप होता है, इस सर्प वंश में प्राणी अपने शिकार को क्या करता है, पूरा का पूरा निगल जाता है, फिर उसका डाइजेशन करता रहता है पेट के अंदर ही। कुछ जलीय प्राणी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आसपास तैरते हुए कुछ खाद्य कण होते हैं उनको ग्रहण करते हैं, उनका भक्षण करते हैं, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब अगर हम बात करें स्टार फिश यानी मछली वगैरह की, तो मछली क्या करती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जो जंतु होते हैं ना,
तो ये क्या करते हैं, इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, उसके अंदर एक सॉफ्ट सा कोमल सा जंतु छिपा हुआ होता है। वो अपनी सुरक्षा के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना लेते हैं। तो मछलियाँ उनको पकड़ती हैं, कवच को हटाती हैं और उसके अंदर जो कोमल जंतु होता है ना उसको खाती हैं वो। और अमाशय इसमें इसके टाइम में क्या होता है, इनका जो अमाशय होता है ना वो बाहर आ जाता है। जब भी इनको भोजन करना होता है तो ये अमाशय ही इनका पूरा बाहर आ जाता है शरीर के अंदर। फिर उसको खा करके, भोजन को खा करके फिर वो अमाशय वापस उसका पेट के अंदर चला जाता है। तो ये मछलियों में ऐसा पाया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर ये आहार का धीरे धीरे पाचन करती रहती है। तो ये अलग अलग तरीके हैं हर जीव में भोजन को ग्रहण करने के। अब हम देख लेते हैं कि जो मानव का पाचन तंत्र होता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहीं से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारा शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, हमें एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। तो ये एनर्जी जो होती है वो हमें भोजन से प्राप्त होती है। जो भोजन हमने खाया है उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद उसका श्वसन होता है, श्वसन से एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में, और उसी एनर्जी का यूज किया जाता है काम करने के लिए। तो भोजन के पाचन और उपापचय से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो मेटाबॉलिज्म से जो एनर्जी निकलती है, शरीर के वे सभी अंग जो भोजन के पाचन से संबंधित होते हैं वो पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी जो हमें एनर्जी मिलती है तो वो भोजन के डाइजेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। काम करने के लिए, शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम भोजन करते हैं। और भोजन का जो पाचन होता है ना तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं और वो सारे ऑर्गन मिलकर के एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, पाचन तंत्र बनाते हैं। तो वही हम इस वीडियो में देखेंगे। इस तरह का हमारा पाचन तंत्र होता है। यहाँ से मुख से शुरू होती है आहार नाल, और जो गुदा होता है वहाँ पे जाकर के ख़त्म होती है। तो इसके बीच में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे मुख गुहा होती है जिसकी हेल्प से हम भोजन को अंदर लेते हैं। फिर यहाँ से दांतों के द्वारा चबाया जाता है, चबाने के बाद ये निगला जाता है, तो ग्रसनी की हेल्प से नीचे जाता है, फिर ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका से जो इसोफोगस होती है भोजन की नाल, उससे होता हुआ अमाशय में जाता है, जो हमारा पेट होता है। वहाँ पे 3-4 घंटे भोजन रहता है, उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद ये जाता है हमारा ग्रहणी, यानी जो छोटी आंत होती है उसका पार्ट होता है ग्रहणी, ड्यूडेनम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जाता है। फिर डाइजेशन होता है इसका, और छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन होने के बाद छोटी आंत से भोजन जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत में से जाता है ये गुदा में स्टोर हो जाता है। जो अपशिष्ट होता है हमारा एनल के अंदर जाकर के स्टोर होता है, और ये रेक्टम में स्टोर होता है। एनल के थ्रू ये बाहर निकाल दिया जाता है जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और जो हमारे यूजफुल मटेरियल जो भी होता है उसका अवशोषण कर लिया जाता है और वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से सारे ऑर्गन्स जो है वो मिलकर के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं जो पाचन तंत्र होता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें डाइजेशन का काम होता है। पूरी आहार नाल, मुख गुहा से लेकर के गुदा तक वो आहार नाल होती है। एक इसके अंदर पाई जाती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी जो एंजाइम्स का सिक्रिएशन करती हैं, जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। तो इनमें बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है जो पाचक रस का स्राव करती है। तो ये दोनों मिलकर के ही क्या बनाती है, पाचन तंत्र बनाती है। तो पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। तो अब हम देख लेते हैं जो आहार नाल होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। आहार नाल जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक ये एक नाल होता है, उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो इसके अंदर मुख गुहा होगी, ग्रास नली होगी, फिर अमाशय होगा, आंत होती है जिसमें एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है, फिर मल द्वार और गुदा होता है, रेक्टम और एनस जिसमें जो मल द्वार होता है उससे उस अपशिष्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मुख गुहा होती है, बक्कल कैविटी। तो उसका क्या काम होता है, आहार को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया होती है
उसको अंतर्ग्रहण बोलते हैं। और ये अंतर्ग्रहण कहाँ होता है? बक्कल कैविटी में, ये ध्यान रखना है। और एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भोजन का डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। हमें पता है इसमें जो माल्टोज होता है, मंड जो होता है, उसको स्टार्च में या सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्टार्च को सुक्रोज में बदल दिया जाता है। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन शुरू हो जाता है बक्कल कैविटी से ही। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो जो भोजन का पाचन वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। जो मुख गुहा होती है वो क्या होता है? दो जबड़ों के बीच में स्थित होती है यहाँ पे। और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो एक तो इसके अंदर होते हैं दांत और एक होती है जिह्वा। ये दोनों चीजों के बारे में हम देख लेते हैं। पहला है दांत। जो टीथ होते हैं वो पाए जाते हैं मुख गुहा में। तो दो जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, उनके अंदर हमारे एक एक पंक्ति में उपस्थित होते हैं ये दांत। मनुष्य में एक जबड़े में 16 दांत होते हैं, यानी टोटल अगर हम बात करें तो 32 दांत होते हैं। एक जबड़े में आधे दांत दाईं ओर और आधे होते हैं बाईं ओर। और इसमें क्या होता है? जो मनुष्य के दांत होते हैं उनको 4 भागों में हम बांटते हैं, यानी अलग अलग काम होता है सब दांत का, उनको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला हमारा कृतंक इंसिजर होता है, रंदनक होता है, केनाइन जिसको बोलते हैं, अग्रचर्वणक होते हैं, प्रीमोलर और मोलर। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इंसिजर की। कैसे याद कर सकते हैं? ICPM, ऐसे याद कर लेंगे, ICPM। तो आई का मतलब इंसिजर, सी का मतलब केनाइन, पी का मतलब प्रीमोलर और एम का मतलब मोलर। तो 4 हमारे यहाँ 4 टाइप के दांत होते हैं, तो इनको याद रखना है। इनकी कितनी संख्या होती है और काम क्या है? तो जो पहला इंसिजर है, इंसिजर क्या करते हैं? दांत सबसे आगे चपटे और धारदार होते हैं। तो ये क्या करते हैं? कृतंग का मतलब होता है किसी चीज को काटना। तो जबड़े के जो एक और इनकी संख्या 2 होती है, यानी एक जबड़े के एक और इनकी संख्या 2 होती है। तो ये क्या होते हैं? ये भोजन को काटने का काम करते हैं और कुल संख्या इनकी होती है 8। एक जबड़े में ऊपर वाले में 4 और नीचे वाले में 4। तो इस तरह से 8 होते हैं हमारे इंसिजर, काटने का काम करते हैं भोजन को। हाथी दांत, जो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। जो हाथी के जो बड़े बड़े दांत होते हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, और चूहे में जो आगे वाले दांत होते हैं जिससे वो चीज़ों को कुतरते हैं, कपड़े कागज इन सबको कुतरने का काम करते हैं, तो वो भी उसके क्या होते हैं? इंसिजर होते हैं। हाथी के भी वो इंसिजर होते हैं। और जो चूहा होता है उसमें ये क्या होते हैं? लगातार बढ़ते रहते हैं। इस वजह से इनको घिसने के लिए चूहे की ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो चीज़ों को कुतरते रहते हैं, काटते रहते हैं, उनकी भी मजबूरी है। तो वो कौन से दांत होते हैं? उनके इंसिजर होते हैं। नेक्स्ट हमारा है केनाइन। केनाइन क्या करते हैं? प्रत्येक जबड़े में, जबड़े के प्रत्येक और रंदनक दांत उपस्थित होते हैं। ये नुकीले होते हैं, आपने देखे होंगे। जो शेर होता है उसके साइड के लंबे लंबे जो दांत आपने देखे हैं। जो डॉग होता है उसके, उसमें भी ये लंबे लंबे ऐसे दांत होते हैं। तो ये क्या काम है इनका? ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं ऐसे। जब ये क्या होते हैं? जो हमारे मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी प्राणियों में ये लंबे पाए जाते हैं, ज़्यादा विकसित होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। और ये क्या करते हैं? उस चीज को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जो मांस ये खाते हैं तो उस मांस को भी चीरने का काम करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं। तो इसीलिए जो हमारे मांसाहारी जीव जंतु होते हैं उनके अंदर जो कैनाइन होते हैं वो ज़्यादा विकसित होते हैं। हमारे अंदर मानव की अगर हम बात करें तो कैनाइन इतने ज़्यादा विकसित नहीं होते, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। हम क्या खाते हैं? फ्रूट वगैरह, सब्जियां वगैरह खाते हैं। अब हम बात करें मोलर और प्रीमोलर दांतों की। तो जबड़े के प्रत्येक और 2 अग्र चर्वणक और 3 चर्वणक दांत पाए जाते हैं, यानी अग्र चर्वणक का मतलब है प्रीमोलर और मोलर। ये दांत पाए जाते हैं। जो प्रीमोलर होते हैं और जो हमारे मोलर दांत होते हैं भोजन को पीसने का काम करते हैं। जो जाड़ हम उसको बोलते हैं, जो जाड़ होती हैं, जो थोड़ी सी साइज उनकी क्या होती है? ऐसे चौड़ी होती हैं, चौड़ाई में वो ज़्यादा होती हैं। तो वो क्या काम करती है? भोजन को पीसने का काम करते हैं। और जो हमारे मोलर होते हैं उनकी संख्या होती है 12, और जो प्री मोलर होते हैं उनकी संख्या होती है 8। तो ये एक जबड़े में 6 होते हैं और ये एक जबड़े में 4 होते हैं। 6 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, 6 नीचे वाले में। टोटल की बात करें तो 12 होते हैं।
ये 4 4 होते हैं, टोटल हो जाते हैं हमारे 8। मनुष्य के जो दांत होते हैं उनको बोला जाता है डाइफाइकोडेंट, या फिर हम उसको द्विबारदंती बोलते हैं। द्विबारदंती क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं, एक जीवन काल में वो 2 बार आते हैं, इसीलिए इसको द्विबारदंती बोलते हैं। ये पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा। जो शेषवावस्था होती है जिसमें दांतों की संख्या हमारी 20 होती है, तो ये पूछ लिया जाता है कि जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो दूध के दांतों की संख्या होती है 20, ये ध्यान रखना है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि जो हमारे अस्थायी दांत होते हैं तो वो कितने होते हैं, तो वो भी हमारे क्या होते हैं, 20 होते हैं। जो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, एक बार आने के बाद ये टूट जाते हैं, तो इनको दूध के दांत बोलते हैं। दूसरे वयस्क अवस्था में कितने दांत जो 7 से 8 वर्ष की उम्र में उगते हैं, वो क्या होते हैं हमारे स्थायी, यानी जो इसके बाद में 20 दांतों के बाद में जो 7, जो बाकी के जो दांत आते हैं हमारे, जो स्थायी होते हैं, जो मतलब एक बार आने के बाद टूटते नहीं, तो इसीलिए उनको स्थायी दांत बोलते हैं। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं, तो उनका एक दंत फॉर्मूला होता है उनको रिप्रेजेंट करने का, तो हम इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला भी बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है। तो जो इंसिजर है वो होते हैं 2/2, और हमारे कैनाइन होते हैं 1/1, प्री मोलर होते हैं 2/2, और जो हमारे मोलर होते हैं 3/3। फिर इनको क्या करते हैं, ऊपर से काउंट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो देखो यहाँ पे दोनों तरफ ही 8 8 बन रहे, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, तो इनको 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 16 ऊपर वाले जबड़े में, 16 नीचे वाले जबड़े में, टोटल हो जाते हैं 32। तो ये दंत का जो फॉर्मूला है वो भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम इसको सीधा याद रखें तो कैसे याद रख सकते हैं, 21 सीधा कैसे याद रख सकते हैं, 21 23 बटे 21 23, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है। दांत की संरचना की अगर हम बात करें तो दांत के 3 भाग होते हैं, हमें पता है। एक उसकी कैप होती है, सबसे ऊपरी शिखर भाग, एक बीच का पार्ट होता है जिसको उसकी नेक बोला जाता है, गिरवा भाग उसको बोला जाता है, और इसका निचला पार्ट होता है जड़। तो ये होती है उसकी रूट, दांत की बीच वाला पार्ट इसको नेक बोला जाता है, और सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको उसकी कैप बोला जाता है, शिखर भाग उसको बोला जाता है। दांत के ऊपरी भाग में एक चमक होती है सफ़ेद कलर की, तो उस पे क्या होता है, एक आवरण होता है सफ़ेद कलर का, जिसकी वजह से उसमें चमक होती है, जिसे हम इनेमल बोलते हैं। सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है शरीर का इनेमल, ये पॉइंट यहाँ से हमें ध्यान रखना है। शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है तो वो क्या होता है, दांतों का इनेमल होता है। क्षारीय प्रकृति का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है इनेमल हमारा। डेंटिन जो होता है इसमें क्या होता है, ये धीरे धीरे इसका मृदुकरण हो जाता है, जिस वजह से हमारे दांत खराब होते हैं। यानी जो इनेमल वाला पार्ट है, जो वाइट वाला पार्ट, तो ये खत्म होता रहता है, इसमें क्या कोरोजन होता रहता है, घिसता रहता है धीरे धीरे। दांत के मध्य भाग में एक गुहा पाई जाती है, जहाँ पे क्या होता है, पल्प कैविटी होती है, जिसके अंदर रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। जैसे आपने कभी ठंडा गर्म खाया होगा, तो जब वो दांतों के अंदर जाता है तो वहाँ पे झंझनाहट महसूस होती है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने खाया है वो रुधिर वाहिनियों तक पहुँचा है। जो उसके बीच की जो गुहा होती है वो वहाँ से उसके अंदर गया है, तो जब वो उस रुधिर वाहिनी तंत्रिकाओं के ऊपर जाकर के लगती है जो चीज़ें, तो उस वजह से हमें झंझनाहट होती है। इसका मतलब क्या है, जो एनिमल वाला पार्ट अगर घिस जाता है ना, खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर वो सीधा जो भी हम खाते हैं तो वो जड़ों तक जाता है, जिस वजह से हमें झंझनाहट महसूस होती है। तो इसमें रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं मज्जा गुहा के अंदर। मज्जा गुहा के चारों ओर एक अस्थिल आवरण होता है जिसको हम डेंटाइल बोलते हैं, डेंटाइल, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब दूध के दांत का 2 अलग अलग सूत्र बनते हैं। एक होता है हमारे दूध के दांत वाला जिसमें 20 क्या होते हैं दांत, तो इसको 2102 से याद कर लेंगे, 2102 ऐसे। और वो क्या था हमारा, 21 23 बटे 21 23 और गुणा में 2, ऐसे याद कर लेंगे इसको।
तो दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं क्योंकि ये दोनों ही फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात कर ले हैं जीभ की। जीभ जो होता है, टंग होता है, एक हमारे मुख के अंदर मुख गुहा में पाया जाता है। तो मुख गुहा के फर्श पर एक मोटी और मांसल संरचना होती है जिसको जीव्या बोला जाता है। मनुष्य में जीभ जो होती है आगे की तरफ से तो स्वतंत्र होती है, पीछे की तरफ से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। किसी भी दिशा में हम इसको मोड़ सकते हैं क्योंकि ये आगे की तरफ स्वतंत्र होती है, किसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। एक ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर छोटे छोटे से उभार पाए जाते हैं जिसको हम टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। भोजन जो भी हम भोजन करते हैं तो उसकी प्रकृति का, उसके स्वाद का पता चलता है हमें स्वादांकुरण से, जो टेस्ट बर्ड्स इसके ऊपर पाए जाते हैं उससे। ये ध्यान रखना है, जो आगे वाला पार्ट होता है जीभ का उससे हमें मीठे का पता चलता है, पीछे वाला, बिल्कुल पीछे वाला पार्ट जो होता है उससे कड़वे का पता चलता है, और जो किनारे होते हैं ऐसे जीभ के ये वाले पार्श्व किनारे, यहाँ से हमें पता चलता है खट्टे का, और जो बीच वाला पार्ट होता है उससे हमें पता चलता है नमकीन का। और इसी के अंदर मुख गुहा में क्या होता है, भोजन को मुख में चलाने, ये काम क्या होता है जिव्या का, भोजन जो होता है उसको मुख में चलाने का, उसका सरफेस बदलने का, और उस अच्छे से उसमें जो लार होती है उसको मिक्स करने का, ताकि हमारा जो भोजन है वो सॉफ्ट हो जाए, और उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो उसको, वो जो लार होती है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको ख़त्म कर सके मुँह में ही। नेक्स्ट पार्ट होता है ग्रसनी फेरिंग्स जिसको बोलते हैं। ग्रसनी गर्दन के मध्य में स्थित एक मांसपेशीय नली होती है जहाँ से क्या होता है, हमारा भोजन जो है वो नीचे की तरफ जाता है मुख से। तो इसमें क्या होता है, भोजन निगलने और श्वास लेने के लिए दो समान मार्ग या छिद्र होता है। ये ध्यान रखना है, जो हमारा श्वास होता है यानी हवा और भोजन दोनों का जो कॉमन पाथ होता है उसको कहाँ पे होता है, तो वो ग्रसनी के अंदर होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हवा भी इसी से जाती है और जो भोजन है वो भी इसी से जाता है, बाद में ये डिवाइड हो जाते हैं। बाद में जिससे भोजन जाता है वो ग्रास नली हो जाती है जिसको ईसोफोगस बोलते हैं। तो जो ग्रसनी है वो किस में खुलती है, ग्रास नली ईसोफोगस में खुलता है। तो ये नलिकाकार संरचना होती है जो अमाशय में जाकर खुलती है। दीवारों में इसकी मसल्स पाई जाती हैं, पेशीय दीवार होती है। इसमें क्या होता है, श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है जो भोजन में श्लेष्मा मिक्स करती है ताकि भोजन जो है हमारा, भोजन या फिर जो इसकी दीवारें होती हैं वो चिकनी बनी रहे, भोजन आसानी से आगे बढ़े। इसमें जो गति होती है, कर्मान कुंचन गति पाई जाती है जिससे भोजन आगे बढ़ता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये पूछ लिया जाता है कि जो एलिमेंट्री केनाल है उसका कौन सा पार्ट है जहाँ भोजन का डाइजेशन नहीं होता, तो वो हमारा है ईसोफोगस। ईसोफोगस में भोजन का डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता, ये सिर्फ उसको ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो ईसोफोगस से हमारा भोजन आता है स्टमक के अंदर। स्टमक में क्या होता है, जो स्टमक होता है वो हमारा जे शेप का एक मोटी भित्ति वाली आकृति होती है, थैलीनुमा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो अमाशय होता है उसकी शेप कैसी होती है, तो जे आकार का होता है, वो थैलीनुमा संरचना होती है उसकी। ये जो उदर गुहा होती है एब्डोमेन कैविटी में पाया जाता है बाईं ओर। अमाशय के भी 3 भाग होते हैं। सबसे आगे वाला भाग तो उसको बोलते हैं कार्डियक, और बीच वाला भाग जो होता है उसको फंडस बोला जाता है, और जो नीचे वाला भाग होता है जो हमारी छोटी आंत के पास जाकर के जुड़ता है तो उसको बोला जाता है पाइलोरिक भाग। तो ये 3 भाग होते हैं अमाशय के भी। अमाशय के भी 3 भाग होते हैं, ऊपर वाला जो हमारा ग्रसनी के साथ जुड़ता है, और बीच वाला होता है फंडिस, और जो पाइलोरिक भाग होता है वो जुड़ता है ग्रसनी यानी डुडेनम, जो कि छोटी आंत का भाग होता है। अमाशय की जो दीवारें होती हैं वो भी पेशी होती हैं जो भोजन को अच्छी तरह से पीसने का काम करती हैं। और जो अमाशय की दीवारें होती हैं उसमें बहुत सारी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जो जठर ग्रंथियां होती है जिसको जठर गास्ट्रिक ग्लैंड बोला जाता है। और ये जो रस स्रावित करती है उसको गास्ट्रिक जूस बोला जाता है जिसके अंदर पाचक एंजाइम्स होते हैं जो अमाशय में भोजन का पाचन करने में हेल्प करते हैं। इसी की जो अमाशय की दीवारें हैं वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एक तो ये भोजन का पाचन करने में हेल्प करता है, जो भी एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। और दूसरा क्या करता है, जो भोजन में बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं, जो जीवाणु चले जाते हैं उनको मारने का भी काम करता है। अमाशय से भोजन जो है फिर छोटी आंत में जाता है, तो 3 से 4 घंटे जो होता है भोजन हमारा रहता है अमाशय के अंदर। और अमाशय के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का पाचन होता है।
फिर क्या होता है यहाँ पे, जो भोजन होता है अमाशय में पाचन होने के बाद चला जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में के कौन से भाग से जाता है, तो जो ड्यूडेनम होता है, ग्रहणी, उसमें जाता है सबसे पहले। आंत की बात करें तो दो प्रकार की आंत होती है, एक क्षुद्रांत होती है, छोटी आंत जिसको बोला जाता है, एक होती है बड़ी आंत। तो छोटी आंत की बात कर ले तो सबसे लंबी जो आहार नाल का पार्ट होता है वो हमारी छोटी आंत होती है। इस तरह से कुंडलित कोइल हुई होती है। इस तरह से ये जब इसको खोलते हैं तो ये 7.5 मीटर लंबी संरचना निकलती है। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है, तो ये ध्यान रखना है। और एक इसकी लंबाई कितनी होती है ये ध्यान रखना है हमें। इसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे आगे वाला सिरा जो अमाशय के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको डुडेनम बोला जाता है, ग्रहणी। मध्य भाग होता है जुजेनम होता है, और इसका जो अंतिम भाग होता है शेष भाग जिसको इलियम बोला जाता है। तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं जो हमारी छोटी आंत होती है। अग्नाशय से आने वाली जो अग्नाशयी वाहिनी और पित्त वाहिनी, अग्नाशय ग्रंथि से जो एंजाइम्स वगैरह सिक्रिएट होते हैं तो वो अग्नाशयी वाहिनी से आते हैं। और जो पीत रस होता है, जो बाइल जूस होता है, जो बनता तो लीवर में है और स्टोर होता है गाल ब्लेडर में, तो वो भी आता है। दोनों यहाँ पे कॉमन डक्ट के साथ कॉमन डक्ट बनाते हैं, यानी दोनों ये डक्ट ऐसे आकर के और मिल करके एक डक्ट बना लेते हैं। और यहाँ से जो रस होता है दोनों अग्नाशयी रस और पीत रस दोनों जाकर के कहाँ खुलते हैं, ये छोटी आंत के अंदर जाते हैं। और इसका नेचर कैसा है ये ध्यान रखना है। ये इसका नेचर रहता है क्षारीय नेचर का होता है, यानी जो हमारा स्टमक था वहाँ पे जो मीडियम था वो एसिडिक था, लेकिन छोटी आंत में मीडियम कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या होता है, अग्नाशयी रस में भी एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये जो रस होता है वो एंजाइम को एक्टिव करता है। इलियम की दीवारों पर एक अंगुलियों जैसे समान संरचनाएं पाई जाती हैं, ये याद रखना है, जिसको दीर्घ रोम बोला जाता है। विलाई उपस्थित होते हैं। हमारे जो इलियम का लास्ट पार्ट होता है, इलियम जो छोटी आंत का लास्ट पार्ट होता है। तो यहाँ पे एक ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जो कंप्लीट भोजन का डाइजेशन होता है तो वो होता है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों चीज़ों का ही डाइजेशन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कंप्लीट जो डाइजेशन होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है। और डाइजेशन होने के बाद इसके अंदर एक दीर्घ रोम, छोटी छोटी अंगुली जैसी विलाई पाई जाती है। उससे क्या होता है, जो भोजन का अवशोषण कर लेती है, यानी जो भी हमारे भोजन का सिंपलेस्ट यूनिट में हमने कन्वर्ट किया डाइजेशन के बाद, वो वहाँ पे अवशोषण होना शुरू कर देते हैं। जो दीर्घ रोम होते हैं वो क्या करते हैं, ये उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो अवशोषण भी बढ़ जाता है। और इसी के अंदर रुधिर वाहिनिकाएं पाई जाती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, ये जो ग्लूकोज वगैरह जो भी हमारे डाइजेशन के बाद सिंपलेस्ट यूनिट है ब्लड के साथ ऐसे मिक्स हो जाती हैं। तो छोटी आंत का भी हमें ध्यान रखना है। और इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत की जो दीवार होती है वहाँ पे कर लिया जाता है ना। ये छोटी आंत में इसका क्या हो जाएगा, फिर अवशोषण कर लिया जाता है जो भी हमारे पचित पदार्थ होते हैं। फिर छोटी आंत से अवशोषण के बाद जो वेस्ट बचता है, फिर भोजन का जो भी पार्ट बचता है छोटी आंत से, फिर वो जाता है बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसको बड़ा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका डायामीटर बड़ा होता है। ये छोटी आंत है, इसका डायामीटर छोटा होता है इस तरह से, इसीलिए इसको बड़ी आंत और इसको छोटी आंत बोला जाता है। लंबाई में अगर हम बात करें तो 1.5 मीटर लंबी होती है हमारी बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी पार्ट होते हैं अलग, एक तो होता है कोलोन, तो इसमें इस तरह से असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन होते हैं, इस तरह से नीचे उतरता है, इसको डिसेंडिंग बोलते हैं, इसको असेंडिंग बोलते हैं। और जहाँ पे जो अवशिष्ट पदार्थ हमारा बचा है भोजन का, तो वो जहाँ पे इकट्ठा होता है उसको बोला जाता है रेक्टम, मलाशय इसको बोला जाता है। और इस मलाशय के आगे पार्ट होता है हमारा एनस, मल द्वार जिसको बोला जाता है, जिसमें जो इकट्ठा हमारा अपचित भोजन, यानी जो हमारे बॉडी के लिए कोई काम का नहीं है, वो अपचित है, उसका डाइजेशन नहीं हुआ, वो अपशिष्ट के रूप में रहेगा। तो वो क्या होता है, मलाशय में इकट्ठा होता है, फिर उसको मल द्वार के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है।
अब जो छोटी आंत और बड़ी आंत का जो संधि स्थान होता है वहाँ पे एक अंधनाल होता है, सिक्कम जिसको बोला जाता है, और सिक्कम के ऊपर एक उभार निकला हुआ होता है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। तो ये दोनों ही हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। ये दोनों पॉइंट हमें ध्यान रखना है। एक सिक्कम भी हमारे शरीर का क्या है, अवशेषी अंग है, और जो अपेंडिक्स भी होती है वो भी क्या होता है, अवशेषी अंग। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करें, ये तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल थी। अब जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं जो भोजन में क्या करती है, एंजाइम को एक्टिवेट करती हैं, बहुत सारे रस जो है वो स्रावित करती हैं, तो ये भी डाइजेशन में हेल्प करती है। तो आहार नाल से संबंधित वे ग्रंथियाँ जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं पाचन ग्रंथियाँ कहलाती है। पाचन ग्रंथियाँ अलग अलग होती हैं, निम्नलिखित है। जैसे कि पहली हमारी लार ग्रंथि, जो कि मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और ये मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। कितनी होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, लाला ग्रंथि भी इसको बोल देते हैं। तो एक तो होती है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, लिंगुअल यानी बोलते हैं हम किसी जीभ की हेल्प से, तो ये जीभ के नीचे पाई जाएंगी। जो सबलिंगुअल ग्रंथियां 2 रहेंगी, यानी पेयर में रहेंगी सारी, 2 2 करके। और एक होता है सब मैगजिला। सब मैगजिला हमारे निचले जबड़े के नीचे पाई जाती है। और एक होती है हमारी पैरोटिड ग्लैंड, जो हमारा कान होता है, जबड़ों के जो संधि स्थल होते हैं ना, वहाँ पे मिलती है। तो इसमें ये क्वेश्चन बनेगा, सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है वो कौन सी है, तो वो हमारी होती है पैरोटिड ग्लैंड। ये ध्यान रखना है। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो सबसे लंबी सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। और जो मम्स होता है, जो बीमारी हो जाती है ना, तो उसमें यही फूल जाती है कान के नीचे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी कौन सी रहेगी, पैरोटिड ग्लैंड रहेगी। अब लार का काम क्या है, लार जो होती है वो क्या करती है, जो भोजन में मिल करके उसे लुगदी के रूप में बनाती है, ताकि भोजन आसानी से आगे खिसक सके, निगला जा सके। लार में लगभग 99% तो जल होता है, 1% उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, जैसे हमारा टाइलिन। तो टाइलिन होता है, एक लाइसोजाइम होता है। टाइलिन का क्या काम है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये वाला यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है टाइलिन। टाइलिन कहाँ पाया जाता है, मुख गुहा में पाया जाता है, लार ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि सबसे पहले जो डाइजेशन शुरू होता है वो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। और लाइसोजाइम क्या करता है, जो भोजन में हानिकारक जीवाणु उपस्थित होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। लार रस जो होता है चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है, इसीलिए जैसे जैसे हम भोजन को चबाते जाते हैं वो मीठा होता जाता है। तो वो कारण क्या होता है, उसके अंदर जो मंड प्रेजेंट होता है, जो स्टार्च होता है ना, वो शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी लार रस जो होता है, लार ग्रंथि के से जो स्रावित होता है वही काम करता है। एक ग्रंथि होती है हमारी लीवर। लीवर भी एक इम्पोर्टेंट ग्रंथि है। तो ये उदर गुहा में डायाफ्राम जो होता है उसके कुछ पीछे की ओर स्थित होता है। लाल भूरे रंग की संरचना है। लाल भूरे रंग की संरचना होती है जो अमाशय के कुछ भाग को ढके रखती है। यकृत के चारों ओर जो लेयर पाई जाती है, जो झिल्ली पाई जाती है, उसको बोला जाता है पेरिटोनियम झिल्ली। ये भी ध्यान रखना है, यकृत के बाहर की तरफ जो झिल्ली पाई जाती है, पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये वाला क्वेश्चन हमें ध्यान रखना, बहुत बार पूछा हुआ है। और जो पीत रस बनता है ना, जो बाइल जूस बनता है, उसका निर्माण होता है यकृत के अंदर और स्टोर होता है गाल ब्लेडर के अंदर। ये भी हमें ध्यान रखना है। जो पित्तरस होता है उसका काम क्या होता है, जो वसा होती है ना उसका पाचन करता है, वसा का पायसीकरण होता है। तो ये ध्यान रखना है, वसा का पायसीकरण करने में कौन हेल्प करता है, तो जो बाइल जूस होता है वो उस वसा होती है उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, उसी को बोला जाता है पायसीकरण। तो ये कौन करता है, ये करता है हमारा पित्तरस, जो स्रावित होता है, बनता है यकृत में और स्टोर होता है गाल ब्लेडर में। तो ये भी ध्यान रखना है। जो यकृत होता है उसका भार लगभग कितना होता है, 1.2 से 1.5 किलोग्राम का होता है। अब इसके क्या काम होते हैं, तो सबसे पहला काम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर करने का काम। आपने सुना होगा कि जो लिवर होता है फैटी हो जाता है। फैटी का होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर ज़्यादा यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है।
और उसके अंदर वसा का पाचन भी होता है, इस वजह से फैटी हो जाता है हमारा यकृत। तो पहला काम क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित करता है, स्टोर करता है। यकृत जो आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल होते हैं ना, उसको पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में बदल देता है, ये भी इसका काम है। जिस क्रिया को डी एनिमेशन बोलते हैं, यानी जो एमिनो एसिड है उसको कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको डी एनिमेशन बोलते हैं। प्रोटीन से एमिनो एसिड बनता तो उसको एनिमेशन बोलते हैं, इसने एमिनो एसिड को कन्वर्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, डी एनिमेशन हो गया। तो ये डी एनिमेशन का काम भी करता है हमारा यकृत, लीवर। और ये क्या करता है, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम भी करता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और बहुत सारे विटामिन होते हैं जो संश्लेषण भी करता है और उसको स्टोर भी करता है। तो विटामिन ए, सी, डी इनका स्टोरेज भी करता है कौन, लीवर। तो इसके लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। एक होता है यकृत, जो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होती है ना, जो ब्लड का थक्का बनाने में मदद करती है, तो उसका भी क्या करता है, ये जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है उसका भी निर्माण करता है। फाइब्रिनोजन बनता है, कहाँ पे बनता है, लीवर के अंदर बनता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर जो ब्लड बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है, तो वो भी कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। बाद में वो अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में बनता है। और जो हमारा मनुष्य का शरीर जो होता है उसमें उसकी जैव रासायनिक प्रयोगशाला बोला जाता है, इसको प्रयोगशाला, जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे बोला जाता है, लीवर को बोला जाता है। क्योंकि जो भी केमिकल वगैरह, हम जहर वगैरह भी, जो भी कोई लोग जहर पी लेते हैं तो उसके लीवर का ही टेस्ट किया जाता है, क्योंकि सारे केमिकल जाकर के लीवर के अंदर स्टोर होते हैं। लीवर ही उनके इफेक्ट को ख़त्म करने का काम करता है, उनको डीनेचुरेशन करने का काम करता है, इसीलिए इसको जैव रासायनिक प्रयोगशाला बोला जाता है मानव शरीर की, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट ग्रंथि होती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। तो इस शरीर की एकमात्र ग्रंथि है जो कि क्या है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। तो इसको मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। तो शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है, क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों का ही सिक्रिएशन करता है। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथियों का काम करती है, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। और सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर एक ही ऐसी ग्रंथि है जो मिक्स ग्रंथि है, यानी बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का काम करती है। तो वो कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये हमें ध्यान रखना है। दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, हल्के पीले रंग की, और इस तरह से एक लीफ होती है ना, हमारी लीफ लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है, इस तरह की होती है। तो पैनक्रियाटिक ग्रंथि क्या करती है, बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित करती है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। ये रस क्या करते हैं, एक सामान्य वाहिनी द्वारा आंत की जो डुडेनम होती है ना, ग्रहणी, वहाँ जाते हैं, और वहाँ से अग्नाशय की कुछ कोशिकाएं, तो ये वहाँ से क्या करता है, उस भोजन के पाचन में हेल्प करता है। और इसी के साथ इसमें कुछ कोशिकाएं होती है, ऐसे समूह होते हैं जिससे कि एक कुछ कोशिकाएं समूह में व्यवस्थित होकर के क्या बनाती है, लैंगरहैंस दीपिकाएं बनाती है। लैंगरहैंस द्वीप जिसको बोलते हैं, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है। लैंगरहैंस के अंदर क्या होती है, अल्फा सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स होती हैं, यानी अल्फा कोशिका, बीटा कोशिकाएं होती है जो अलग अलग हार्मोन स्रावित करती हैं। ये हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है, इसीलिए इसको मिक्स ग्रंथि बोला जाता है। तो अल्फा जो कोशिकाएं होती हैं उससे ग्लूकोगोन हार्मोन स्रावित होता है, बीटा से होता है इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकोगोन क्या करता है, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर है हमारा यकृत के अंदर, तो उस ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जब हमारी बॉडी के अंदर अगर जैसे हम भोजन नहीं करते, कुछ टाइम हम बिना भोजन भी सरवाइव कर पाते, तो इसका रीज़न क्या है कि जो ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकोज स्टोर है लीवर के अंदर, उसका ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, ग्लूकोगोन हार्मोन करता है, वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और हमारी बॉडी जो होती है उसी ग्लूकोज को यूज करती है एनर्जी के लिए। इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इन दोनों के अपोजिट काम है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इंसुलिन उसी ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके फिर लिवर में वो स्टोर हो जाता है। ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है तो मधुमेह जो होता है ना, डायबिटीज ना हो, इसके लिए ये क्या करता है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन के अंदर, और वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है।
जब इंसुलिन जो होता है उसकी कमी हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है, उसको बोला जाता है डायबिटीज, मधुमेह रोग। तो इसी की वजह से होता है कि इंसुलिन कम स्रावित होने लग जाता है या फिर वो काम नहीं करता ठीक से, तो उसमें उस इंसान में वो बीमारी हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, जो बोलस होता है ना, वो मुख गुहा में भोजन को बोला जाता है बोलस, जो मुख गुहा के अंदर होता है। काइम बोला जाता है जो अमाशय के अंदर होता है। ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखना है। काइम बोला जाता है जो अमाशय के अंदर होता है, और बोलस बोला जाता है जो कि मुख गुहा के अंदर होता है। अब भोजन का पाचन होगा, पाचन होने के बाद क्या होता है, पचित भोजन का अवशोषण होता है। तो जो भोजन का पाचन हुआ है छोटी आंत में जाकर के कंप्लीट होता है भोजन का पाचन, और वह क्या करता है, इसी रूप में परिवर्तित हो जाता है कि उसका आंत की कोशिकाओं द्वारा अवशोषण किया जा सके। तो पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है ये भी हमें ध्यान रखना। तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में हमने देखा था बहुत सारी विलाई पाई जाती हैं, जो कोशिकाएं पचित भोजन का अवशोषण कर उसे ब्लड में मिक्स कर देती हैं और लिम्फ यानी लसिका में पहुंच जाती हैं। यानी जो विलाई होती हैं उन्हीं के साथ होती हैं बहुत सारी रुधिर वाहिनिकाएं, ब्लड वेसल्स होती है, उनके उनके अंदर ये पहुंचा देती है, उसका अवशोषण करके रुधिर द्वारा यह पदार्थ जो है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। फिर जो भी हमने खाना खाया उसका पाचन के बाद छोटी आंत में अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद वो ब्लड में जाता है, और ब्लड से ही वो जो हमारा बॉडी के पार्ट होते हैं सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। पचित भोजन के अवशोषण के पश्चात बिना पचा हुआ जो भोजन होता है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। जो अपचित होता है वो किस में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाता है। आंत में, बड़ी आंत में सिर्फ क्या होता है ये याद रखना, जो जल का अवशोषण होता है वो कहाँ होता है, बड़ी आंत के अंदर होता है। ये याद रखना है हमें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। शेष मल के रूप में मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, जो एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। अब भोजन के पाचन में सहायक विभिन्न एंजाइम, यानी कौन कौन से एंजाइम है जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, तो वो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला टाइलिन, जिसको एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं, जो लार में उपस्थित होता है। तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज या शर्करा में कन्वर्ट कर देता है, जो कि बाद में आगे जाकर स्टमक वगैरह में फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो कुछ पार्ट उसका डाइजेशन, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका कुछ पार्ट का डाइजेशन मुख में ही हो जाता है। और करता कौन है, एमाइलेज, या इसी का नाम है टाइलिन एंजाइम, ये ध्यान रखना है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, लार में उपस्थित एंजाइम होता है जो कि भोजन में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ से, लाइसोजाइम क्या करता है, जो भोजन में हानिकारक जीवाणु चले जाते हैं उसको मारने का काम करता है। पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, पी से पेप्सिन है, पैसे, और पैसे ही हमारा प्रोटीन बनता है। तो पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ये ध्यान रखना है। रेनिन क्या होता है, रेनिन जो है हमारे अमाशय के जठर रस में होता है, और ये दूध में जो घुलनशील प्रोटीन कैसीन प्रोटीन होती है ना, कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है, और ये बदल करके दूध से दही में परिवर्तित कर देता है। यानी जो कैल्शियम पैरा कैसिनेट होता है वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा मिलता है। म्यूसिन होता है, म्यूसिन जठर रस में ही उपस्थित होता है स्टमक में, और ये क्या करता है, अम्लीय प्रभाव को कम करता है। हमें पता है HCl स्रावित होता है हमारे स्टमक के अंदर, तो HCl जो होता है उसकी pH बहुत ही कम होती है, यानी ज़्यादा एसिडिक होता है, तो वो ज़्यादा हमारे स्टमक को नुकसान ना पहुँचाए, इसके लिए उसके जो अम्लीय इफेक्ट होता है उसको कम करने का काम करता है म्यूसिन। ये भी ध्यान रखना है। ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन क्या करता है, ग्रहणी ड्यूडेनम में भोजन में मिलने वाली अग्नाशय रस के अंदर उपस्थित होता है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन व पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है और एमिनो एसिड में बदलता है। यानी ट्रिप्सिन भी क्या करता है, जो हमारा प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन करता है। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन, लेकिन जो पेप्सिन होता है वो स्टमक के अंदर करता है प्रोटीन का पाचन, और जो ट्रिप्सिन होता है वो छोटी आंत के अंदर करता है। ये डिफरेंस है, इन दोनों में ध्यान रखना है। अब ये वाला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस में लगाना पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा हुआ भी है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, पाचन की क्रिया यानी जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन होता है, अंतर्ग्रहण होता है भोजन का मुख गुहा में
ग्रहण होता है, फिर उसका डाइजेशन होता है जो कि स्टमक में, फिर छोटी आंत में ऐसे होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, यानी अब्जॉर्प्शन होता है भोजन का। तो भोजन का अवशोषण जो होता है वो होता है छोटी आंत में, यानी आंत में हम लिख सकते हैं भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण के होने के बाद असिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण जिसको बोला जाता है। तो जो अवशोषित भोजन है, भोजन से जो पोषक तत्व होते हैं वो ब्लड के थ्रू क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं, उसको बोला जाता है असिमिलेशन। ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और सारे पार्ट्स तक पहुंच जाता है, उसको असिमिलेशन बोलते हैं। फिर होता है परित्याग। परित्याग मतलब इजेक्शन, यानी जो अपशिष्ट होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालना, वो हमारा हो जाता है इजेक्शन। तो ये जो डाइजेशन है उसके प्रोसेस होते हैं, अलग अलग क्रियाएं होती हैं, सीक्वेंस में लगाना पूछ लिया जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये काइल जो होता है, काइल, तो काइल जो आंत के अंदर हमारा पचित भोजन होता है उसको बोला जाता है काइल, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ और एंजाइम है, जैसे एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, अग्नाशय रस में उपस्थित होता है, मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है, यानी जो मंड होता है, जो स्टार्च होता है, उसको घुलनशील शर्करा में कन्वर्ट करता है एमाइलेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, अग्नाशय रस से जो हमारा उसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं ना, वसा, वसा का क्या करता है, डाइजेशन करता है, वसा का इमल्सिफाइड करता है, यानी उसको छोटे छोटे सिंपलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करता है। तो जब वसा को तोड़ा जाता है तो वो ग्लिसरीन प्लस में फैटी एसिड में टूटता है, और यही ग्लिसरीन जिम्मेदार होता है कोलेस्ट्रोल बनाने में। इसी तरह से हमारे और एंजाइम्स होते हैं, जैसे इरेप्सिन एंजाइम, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टोज। तो ये क्या करते हैं, सभी एंजाइम आंत रस में उपस्थित रहते हैं। इसे इलियम जो होता है ना, आंत का लास्ट वाला पार्ट, उसमें भोजन में मिलते हैं। इरेप्सिन भोजन के प्रोटीन और पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलता है, जबकि माल्टोज शर्करा जो होती है उसको ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टेज जो होता है वो माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। सुक्रेज भोजन की सुक्रोज शर्करा को, यानी सुक्रेज है तो वो सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा, माल्टेज है तो माल्टेज को कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से इनके अलग अलग नाम के अकॉर्डिंग इनका यूज भी होता है। तो सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने का काम करता है। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज जो हमारा प्रोटीन होती है, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में परिवर्तित करने का काम करता है। तो इनको सिंपलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करना ही पाचन होता है। यहाँ आंत्र रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम जो होता है इमल्सिफाई वसाओं को ग्लिसरीन व फैटी एसिड में बदलता है। तो लाइपेज क्या काम करता है, वसा का इमल्सिफिकेशन करने का काम करता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ पाचन से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित क्या होते हैं यहाँ पे डिजीज हो जाती हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला है पीलिया, जॉइंडिस जिसको बोलते हैं। तो इसमें त्वचा और आँखों पर क्या होता है, पीत वर्णक जमा होने से उनके पीले रंग दिखाई देते हैं, ये इसमें यकृत हमारा प्रभावित होता है। यानी पीत वर्णक के जमा होने से जो पीलिया होता है उसमें त्वचा का रंग और आँख का रंग हमें पीला दिखने लग जाता है। और इसमें जो प्रभावित अंग होता है ना, एक तो बीमारी का नाम याद रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम से ये रिलेट करता है, और इससे प्रभावित अंग ये पूछा जा सकता है। तो पीलिया से प्रभावित होता है हमारा लीवर। एक होता है वमन जिसको वोमिटिंग बोलते हैं, उल्टी हम इसको बोलते हैं। तो उल्टी क्या होता है, अमाशय में जो संग्रहित पदार्थों की मुख द्वार से बाहर निकलना ही क्या होता है, हमारा वमन होता है। इसमें प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है मेडुला से, ये क्या होता है, कंट्रोल करता है, जो हमारा मेडुला होता है वो इसको कंट्रोल करता है। और एक होता है हमारा डायरिया। डायरिया क्या होते हैं, जो लूज मोशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, आंत की असामान्य गति की बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला हो जाना ही क्या होता है, डायरिया होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये रिलेट करते हैं ये डिजीज डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो इनके भी हमें नाम जो है ध्यान रखना है, और प्रभावित होने वाला पार्ट जो होता है बॉडी का वो भी ध्यान रखना है। तो ये था आज की वीडियो में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है, इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, आपको ज़रूर करना है ये। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।